हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है, थर्ड शिफ्ट का पेपर है। और देखिए दोस्तों, हमारा पेपर नंबर ये 8 है। तो इस शिफ्ट के बारे में कहा जा रहा था, जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था, कि सबसे टफ शिफ्ट है, जबकि सबसे कम नंबर भी इसी शिफ्ट के बड़े थे। सबसे ज्यादा जो सेकंड शिफ्ट थे उनके बड़े थे, फिर जो फर्स्ट शिफ्ट थी उनके बड़े थे, और थर्ड शिफ्ट वालों के जो नंबर थे वो सबसे कम बड़े थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर था, इसे डिस्कस करने वाले हैं। और बता दें कि 20 पेपर सोल्व कराने की सीरीज है, 15 पेपर यूकेएसएससी के, 5 पेपर यूकेपीएससी के, जिसमें से आज हमारा 8वां पेपर है। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। और पूछा गया है, देखिए, परिचर्या शब्द का पर्यायवाची है। तो देखिए दोस्तों, कैसा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे आप देखिए, और यहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, सभी एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और पूछा गया है कि जो परिचर्या शब्द है इसका जो पर्यायवाची है वह क्या है। तो राइट आंसर आपको देखना है दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, परिचर्या की बात करें तो सेवा से मतलब होता है, और यहीं पर अगर परिचारिका कह देते हैं तो सेविका हो जाती है। तो देखिए, सेवा करने वाली परिचारिका होती है। और यहां पर इनके कुछ और पर्यायवाची शब्द है, जैसे बात करें दासी हो गया, किंकरी हो गया, परिचारिका हो गया, सेविका हो गया, बांदी हो गया, ये यहां पर पर्यायवाची शब्द है। बाकी दोस्तों, यहां पर तोता के पर्यायवाची आप देख लीजिए, कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में। बाकी यहां पर आप देखिए, तोता का होता है शुक, कीर, शुग्गा, शुआ और रक्ततुंड। कौन कौन से होते हैं? शुक होता है, कीर होता है, शुग्गा होता है, सुआ होता है और रक्ततुंड। तोते के पर्यायवाची ये होते हैं। धवल की बात करें, सफेद उजला साफ होता है। नीरव का मतलब शांत होता है, मौन होता है। और पुत्र की बात करें, तनय, शुद्ध, आत्मज, औरस, पूत या लड़का। तो यहां पर दोस्तों कुछ पर्यायवाची शब्द थे, इन्हें देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है और पूछा गया है यहां पर कि अतीन्द्रिय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, अति धन इंद्रिय से बना है और यहां पर अति उपसर्ग जुड़ा है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। और बाकी अति उपसर्ग के कुछ शब्द है यहां पे, अतिशय, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिचार, अत्यधिक, अत्यंत। ऐसा कोई भी अगर आपको यहां पे शब्द पूछा जाता है कि यहां पे कौन सा उपसर्ग है, तो यहां पर भी अति उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस करते हैं। नेपथ्य में हंसी काव्य संग्रह है। तो देखिए दोस्तों, नेपथ्य में हंसी काव्य संग्रह है, इसका आंसर आपको देखना है। कुंवर नारायण, राजेश जोशी, केदारनाथ अग्रवाल और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 3 और राइट आंसर। तो राइट आंसर यहां पे क्या मिलने वाला है, और देखिए इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, यानी राजेश जोशी जी मिलेगा। और राजेश जोशी जी से याद रखिएगा, 1940 में इनका जन्म होता है, मध्य प्रदेश में होता है। और कुछ महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, यहां पर आपके लिए जूम कर लेते हैं। देखिए, इन्हें याद करके ही जाना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बात करें, 2 पंक्तियों के बीच में, 2 पंक्तियों के बीच में यह इनका कविता संग्रह है। इसके लिए इन्हें 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2002 में किया गया था। इसके अलावा एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी जो यहां पे आपको पूछा गया है, और 2 पंक्तियों के बीच में यह राजेश जोशी जी की रचना है। बच्चे काम पे जा रहे हैं, यह काफी प्रसिद्ध इनकी कविता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है और पूछा गया है, ऑल इंडिया रेडियो दिसंबर 1957 ईस्वी के बाद निम्नलिखित में से किस नाम से जाने लगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको देखना है। तो फैक्ट याद कीजिएगा, 1957 ईस्वी के बाद इसे आकाशवाणी के नाम से जाने लग गया था। और यहां पर अगर आप देखोगे, आकाशवाणी की बात करें तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी के सुझाव पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 5 और इसका आंसर देखिए, रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। देखिए, उद्देश्य का मतलब होता है कि जो मुख्य यानी जो कर्ता होता है, जो काम करने वाला होता है, तो मुख्य है यहां पर रमेश है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही होगा। और विधेय आपको पूछा जाता है, जो उसके द्वारा काम किया जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो पुस्तक पढ़ता है, यह विधेय होता है। वाक्य के 2 भेद, यानी एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य रमेश और विधेय पूछा जाता है तो पुस्तक पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निर्निमेष शब्द का अर्थ क्या है। यह बार बार पूछा जाता है, निर्निमेष शब्द का। तो निर्निमेष शब्द का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, अगर इसके आंसर की बात करें तो निर्निमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, ऑप्शन नंबर ए। कई बार ये पूछा जाता है, एक शब्द में यहां पर आता है। कुछ और शब्द है दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए, देखिए, अगर पूछा जाता है अर्धरात्रि का समय तो निशीथ कहते हैं। रंगमंच का पर्दा, इसे यवनिका कहते हैं। और रंगमंच के पीछे का स्थान, उसे नेपथ्य कहते हैं। यह भी ध्यान रख लीजिएगा। और नेपथ्य में हंसी किसकी रचना है? अभी पीछे आपने देखा था, यहां पर जो राजेश जोशी जी है, इनकी रचना है। बाकी दोस्तों कुछ और देखिए, अमावस्या की रात को कुहू कहते हैं, पूर्णिमा की रात को राका कहते हैं। एक बार कही बात को बार बार दोहराना, इसे पृष्ठ पेषण कहते हैं। और जो अनेक युगों से चला आ रहा है उसे सनातन कहते हैं।
अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है और पूछा गया है, देखिए लहरें व्योम चुम उठती जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो देखिए यहां पर राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर सी अतिशयोक्ति, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लहरें व्योम चुम उठती जो यहां पे पंक्ति है, यहां पे क्या बताया गया है कि एक बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है, तो अतिशयोक्ति की गई है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाटक लेखन में संवाद से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो नाटक से पहले, तो देखिए दोस्तों नाटक की बात करें तो इससे पहले जो यहां पे प्रयोग होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कोलन होता है। और कोलन को अगर आपको पूछा जाए तो देखिए कोलन को अपूर्ण विराम, यहां पे उप विराम या फिर कोलन भी इसे कहते हैं, देखिएगा ध्यान रखिएगा। और बाकी ये जैसे नाटक लेखन से संवाद से पूर्व किया जाता है, यहां पर इसका सिंबल आप देख रहे होंगे, 2 बिंदु वगैरह होते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल होता है। अब देखिए दोस्तों यहां पर कुछ सिंबल है, इन्हें देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। पूर्ण विराम तो सभी ने मालूम है, सेमी कोलन अर्ध विराम की बात करें तो एक बिंदु और यहां से थोड़ा ऐसा। कोमा की बात करें ये होता है कोलन उप विराम, जो आपको पूछा गया है 2 बिंदु होते हैं। और यहीं पर आप देखोगे कुछ और भी, जैसे योजक चिन्ह हाइपन ये होता है, सभी की लिस्ट आप यहां पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है और 10 है और पूछा गया है कि नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का, नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो यहां पर मिलेगा, नदी नाव का मतलब होता है छोटे समय से लेकर थोड़े से समय के लेकर मिलना, यानी क्षणिक मेल, इसका बिल्कुल सही होगा। पसीना शब्द का तत्सम है, देखिए पसीना के 2 तत्सम कह सकते हैं, एक होता है प्रश्वेद होता है, और ऑप्शन के अनुसार बात करें यहां पर तो यह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रश्विन। तो प्रश्विन और प्रश्वेद पसीना का तत्सम रूप होता है, तो ध्यान रखिएगा इसे भी। कुछ यहां पे तत्सम तत्व है। स्कंद का अगर आपको तत्सम पूछा जाता है, हमने पहले करवाया था, यह कंधा होता है। सन्यासी गलत लिखा जाता है, सन्यासी ऐसा लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर बात करें, जैसे यहां पे बात करें, यहां पर आप देखोगे कि रुपये की बात करें, देखिए यहां पे सन्यासी ये हो चुका है ना, सन्यासी को ऐसे लिखा जाता है। रुपये की बात करें, रुपया बिल्कुल सही है। वातुल बावला होता है। तो यहां पर कुछ लिखे हैं, इन्हें भी याद कर लीजिएगा, पहले पढ़ाए थे हमने आपको ये। क्वेश्चन नंबर यहां पर है और पूछा गया है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। गुरु, सीधा साधा, ज्योत्सना, प्रज्वलित। तो देखिए दोस्तों कभी भी सीधा साधा नहीं होता है, सीधा और सादा होता है, दा आता है, तो सीधा सादा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। बाकी सभी सही है। और कुछ शब्द है यहां पे जो शुद्ध वर्तनी है, जो पूछे जाते हैं, जैसे पूजनीय ऐसा लिखा जाता है, दुर्निवार ऐसा लिखा जाता है, क्लेश, अनुषंगिक, प्रज्वलित, अभ्यारण, व्यंग्य, ज्योत्सना बार बार एग्जाम्पल में आता है। देखिए ज्योत्सना बार बार एग्जाम्पल में आता है, इसे ऐसा लिखा जाता है। अधिशासी वीडियो वाला एग्जाम में पूछा गया है। और अनधिकृत यह भी बार बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पूछा गया है यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 में कि अंश का अर्थ अगर भाग है तो अंश का अर्थ क्या होगा। देखिए अंश अर्थ है भाग, और ये अंश का मतलब क्या होता है, तो ये कहते हैं बाहु को, जो हमारे बाहु होते हैं ना, इन्हें कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कंधा बिल्कुल सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है यहां पर, देखिए यहां पर हस्ताक्षर शब्द है। तो देखिए दोस्तों यहां पर मैं आपके लिए कुछ शब्द रख रहा हूं, इसे याद कर लीजिएगा, यही बार बार रिपीट होते हैं। हस्ताक्षर शब्द क्या है, तो हस्ताक्षर हमेशा और हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी में प्रयोग होता है। यहां पर आप देखोगे हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले जो शब्द है हस्ताक्षर, पूछा जाता है आंसू, दर्शन, प्राण, बाल, दाम, अक्षत, लोग आदि, ये सभी जो होते हैं ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। हस्ताक्षर बार बार आता है, आंसू बार बार पूछा जाता है। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, एक है हस्ताक्षर, एक है आंसू, एक है बाल, प्राण, और यहीं पर बात करें ये है दर्शन। तो ये जो शब्द होते हैं ये बार बार एग्जाम्पल में आते हैं, इन्हें जरूर याद करके जाइएगा। अगला है जैसे यहां पर एक वचन में प्रयोग होने वाले, तो देखिए बारिश होता है, पानी होता है, दूध, दही, आकाश, जनता, या इसके अलावा बात करें जो सोना चांदी, तो ये क्या होते हैं, ये एक वचन में प्रयोग में होते हैं, हमेशा होते हैं। तो यहां पर ये है। अगला क्वेश्चन है कि आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आंसर दीजिए, आर्य भाषा में शामिल नहीं है, तो बताइए इसका आंसर। तो देखिए जी हाँ, यहाँ पे आपको चीनी नहीं मिलेगी, मंडारी नहीं मिलेगी, बाकी वैदिक संस्कृति, फारसी, प्राकृत, ये सभी आर्य भाषा परिवार के सदस्य हैं। बच्चों को तेज बुखार था, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो देखिए इसमें प्रयोग हुआ है वो पूरक क्रिया का प्रयोग हुआ है, एक सहायक क्रिया के रूप में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सी गद्य रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है। तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कौन सी नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, तो जी हाँ ये मिलेगा अशोक का फूल, और ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यहाँ पर देखिए 1907 में इनका जन्म होता है। बैजनाथ द्विवेदी इनका मूल नाम था और आलोक पर्व के लिए यह पूछा जा चुका है। 1973 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। बाकी दोस्तों कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा था, यह भी पूछा गया है। इन फैक्ट को ध्यान रखिएगा। निबंध संग्रह की बात करें, कल्पलता, फिर से जूम कर लेता हूं आपके लिए। कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व, अशोक का फूल आपको पूछा गया है। देखिए दोस्तों हमने आपको साहित्यकार वाली जो सीरीज है ना वो करवाई है, वहां पर सभी साहित्यकार आपको करवाए हैं जो भी आपके सिलेबस में है, तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, साहित्यकार नाम से होगी। अगला क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए महादेवी वर्मा की बात करते हैं। तो निहारती रश्मि नीरजा को संध्या के समय दीप शिखर पर सप्तपर्णी गुफा से, ये सभी रचना है महादेवी वर्मा की। निहारती रश्मि नीरजा को शांति के समय दीप शिखर पर सप्तपर्णी गुफा से, तो यह रचना है इनकी। बाकी जो अभी आपको पूछा गया है, मेरा परिवार पति के साथी, इनकी रचना है। श्रृंखला की कड़ियां, देखिए निबंध संग्रह है, यह भी पूछा गया है। भक्ति रचना पूछी जा चुकी है और गिल्लू इनकी कहानी है। तो यह दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट। और अतीत के चलचित्र, यह भी अभी पूछा है आपको। स्मृति की रेखाएं भी इन्हीं की है। आदि से अंत तक के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होगा? क्वेश्चन नंबर 17, आदि से अंत तक के लिए कौन से शब्द का प्रयोग होगा? तो जी हां, इसे कहेंगे आद्योपांत कहेंगे। और स्वर संधि का भेल नहीं है, तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जसत्व संधि, क्योंकि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, ये सभी स्वर संधि के भेद है, जसत्व से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं, तो जो भी संज्ञा सर्वनाम शब्दों से पीछे जुड़ते हैं तो उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय। और दूसरा जो होता है वो होता है, एक होता है कृदंत प्रत्यय, वो जो मूल धातु होती है, जो क्रिया होती है, उनके पीछे लगते हैं। तो मूल धातु या क्रिया के पीछे लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लोकोक्ति संस्कृत भाषा की है। तो 20 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हिंदी के ये थे। अब जरा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, गणिका नामक जो नाटक है ये किसने लिखा है? तो राइट आंसर की बात करें तो इसका मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी जो मौला राम जी हैं इनके द्वारा लिखा गया है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर मौला राम जी की हम बात करते हैं ना, तो 1743 में इनका जन्म होता है, 1833 में इनकी मृत्यु होती है। चेतु मानकू इनके शिष्य होते हैं। गढ़ गीत संग्राम जो काफी इंपोर्टेंट रचना है, ये ब्रज भाषा में लिखी है और मौला राम जी के द्वारा लिखी गई है। बाकी गणिका नाटक हो गया है, मनमथ लहरी, मनमथ सागर, रण बहादुर चंद्रिका, शमशेर चंद्रिका, ये सभी इनकी रचना है, मौला राम जी की रचना है। तो देखिए दोस्तों इन्हें याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौला राम चित्र संग्रहालय आपको यहाँ पे श्रीनगर में मिलेगा और यहीं पर मौला राम जी ने जो यहाँ पे रणजोर सिंह थापा है इसे दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। तो इस फैक्ट को याद कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22वां है। देखिए पूछा गया है यहाँ पर, देखिए कि पूछा गया है कि जो संवैधानिक संशोधन है जिसके अनुसार जीएसटी बिल पारित हुआ था, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है और जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ है? देखिए दोस्तों जो जीएसटी काउंसिल है ना, ये बार बार पूछा जाता है, इसका अनुच्छेद बार बार पूछा जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो 279A अनुच्छेद है। और यहां पर बात करें तो ये 101वां संविधान संशोधन था। तो देखिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था, यहां पर आप देख सकते हैं। और कुछ अधिनियम आपके लिए यहां पे रखे हैं दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पहला देखिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में आता है और यहां पर देखिए 122वां ये संविधान संशोधन विधेयक होता है। देखिए अगर ऐसा पूछा जाता है विधेयक कौन सा था, तो विधेयक था 122वां, और संशोधन अधिनियम आपको पूछा जाता है तो 101वां था और 2016 में आया था और 1 जुलाई 2017 से लागू भी हो गया था। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। फिर देखिए 102 की बात करते हैं तो 2018 में आता है, 123वां संविधान संशोधन होता है और ओबीसी आयोग का यहां पे क्या होता है कि इसे संवैधानिक दर्जा देने की बात की जाती है। 103 की बात करते हैं तो ये ईडब्ल्यूएस से था, जो 124वां संविधान संशोधन विधेयक था ईडब्ल्यूएस के लिए। और ऐसा प्रश्न अभी यहां पर यूकेपीएससी ने पूछा था दोस्तों। देखिए यूकेपीएससी ने आपको क्या प्रश्न पूछा था? यूकेपीएससी ने ऐसा प्रश्न आपको पूछा था जो 124वां संविधान संशोधन विधेयक है किससे संबंधित है, तो वह किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस से है। और 103वां ये संविधान संशोधन अधिनियम बनता है। तो यहां पर यह है, देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा अंतर होता है। विधेयक तो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन जिन्हें यहां पर मान्यता मिल जाती है, संसद द्वारा मुहर लग जाती है, राष्ट्रपति द्वारा इसे साइन कर लिए जाते हैं, वही अधिनियम बनते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा। और 104वां आप यहां पे देख लीजिएगा, यह किससे हैं? एससी एसटी जो यहां पर जो जाति है, जनजाति है, इन्हें यहां पर 10 साल के लिए लोकसभा विधानसभा में आरक्षण देने की बात की गई है। तो यहां पर दोस्तों ये था। अगले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है और पूछा गया है कि चंद्र वंश का शासक जो मुगल शासक अकबर का समकालीन था,
तो अकबर का समकालीन कौन सा शासक था, जरा बताइए। सोमचंद, रुद्रचंद, कल्याण चंद या फिर जगत चंद। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी रुद्रचंद। देखिए दोस्तों, हमने आपको यहां पर जब हमने डॉक्टर अजय रावत सर की बुक कंप्लीट करवाई थी, वहां पर भी आपको बताया था, अगर आप इसके समकालीन शासक देखोगे तो अकबर था, सहजपाल था, बलभद्र शाह था। 1556 से लेकर 1565 से लेकर 97 तक इसका कार्यकाल था। हुसैन खां का आक्रमण इसी के समय हुआ था। रुद्रचंद ने, देखिए रुद्रचंद ने यहां पर तराई क्षेत्र को बसाने का भी मुख्य भूमिका निभाई थी और 1588 में अकबर से लाहौर में इसकी भेंट हुई थी। सबसे इंपोर्टेंट देखिए 1581 या फिर 91 में यहां पर कौन सा युद्ध होता है? ग्वालदम का युद्ध होता है और किसके बीच में? बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में, जहां पे इसका सेनापति पुरुषोत्तम पंत होता है वो मारा जाता है। तो यहां पर दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर यहां पे 23। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको पूछा गया है कि जो बचेंद्री पाल है माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। तो देखिए दोस्तों, यहां पर माउंट एवरेस्ट जो फतेह किया था ना, कब किया था? तो यह जो किया है ना, तो यह किया है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर यहां पर कोई भी नहीं है, प्रश्न डिलीट हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा 23 मई 1984 को। 23 मई 1984 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखिएगा क्या आंसर है? 23 मई 1984 इसका बिल्कुल सही है। अब जरा यहां पर देखिए बचेंद्री पाल की बात करते हैं, इनका जन्म कब होता है? देखिए दोस्तों, इनके जन्म की बात करें तो 1954 में इनका नाकुरी गांव में जन्म होता है। इसके अलावा फिर देखिए 1985 में इन्हें पद्मश्री मिलता है। बहुत सी किताबों में आपको जो यहां पर बात करें है ना पद्मश्री की, वो कितना बताया गया है? वो बताया गया है 1984। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको एग्जांपल आपको सीधे गवर्नमेंट वेबसाइट पे ले जाता हूं और गवर्नमेंट वेबसाइट में आप देखिए यहां पर जो तिथि है ना वो 1985 है। एग्जांपल के तौर पर आपको ले जाता हूं, यहां पे देखिए यहां पर आपको ले जाता हूं। तो देखिए यहां पर आपको ये देखिए दोस्तों, अभी हम पद्म अवार्ड की वेबसाइट में हैं। यहां पर आप किसी भी ईयर के कब किसे मिला है उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। तो यहां पर हमने किया है पद्मश्री वाले अवार्ड में। इसके बाद 1985 में चलते हैं और 1985 में जैसे ही हमने यहां पर सर्च किया है तो यहां पर देखिए दूसरे नंबर पर आप देखोगे कि जो बचेंद्री पाल जी है इनका नाम यहां पर है। तो कब का है? 1985 में आप यहां पे देख रहे होंगे दोस्तों। हम किसी भी ईयर का निकाल सकते हैं, जैसे 2022, 2021 का। तो 2022 का आप देखोगे तो इनकी पूरी लिस्ट आपको यहां पे मिलेगी। पद्मश्री की बात करेंगे तो 2022 का भी किसी को नहीं है, यहां पे ये अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन बाकी दोस्तों आप किसी भी ईयर का आप निकाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर दोस्तों पूरी लिस्ट आप यहां पे देख लीजिएगा, 7 अवार्डेड है यहां पे। तो यहां पर आप देखोगे, जैसे बात करें पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया इस बार। पद्म भूषण की बात करें तो 7 लोगों को, इनकी लिस्ट आप यहां पे देख सकते हैं। पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया है। प्रभा अत्रे को, श्री राधेश्याम कामते को, है ना, बिपिन रावत जी को, और श्री कल्याण सिंह को दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहां पर यह है पूरी लिस्ट, आप यहां पे देख सकते हैं पद्म विभूषण की, यहां पे या पद्म की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर। तो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए यहां पर थे हम, तो देखिए यहां पर आपने देखा है। और 2019 की बात करते हैं तो 2019 में इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? पद्म भूषण का। तो पद्म भूषण जो अवार्ड दिया जाता है ये कब दिया जाता है? 2019 में दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों इन फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 25वां है और पूछा है यहां पर कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, इसके बाद 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर 16 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब आरंभिक स्थिति से उसकी दूरी कौन सी होगी? देखिए आरंभिक दूरी मतलब आरंभिक स्थिति वो यहां पर है, इस पॉइंट पर है। अब यहां से बोल रहा है कि 10 किलोमीटर ऊपर की ओर चलता है। सोल्व कीजिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बोल रहा है कि 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो यानी वापस इस स्थान पर आ गया है। पहले 12 किलोमीटर इधर की ओर गया, फिर 12 किलोमीटर इस स्थान की ओर आ गया है। अब देखिए बोल रहा है कि 16 किलोमीटर फिर दक्षिण की ओर, तो यहां से 16 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो 16 किलोमीटर यानी यहां से यहां तक। तो देखिए 10 यहां पर हो गया, 6 यहां पर हो गया, तो आरंभिक दूरी से यहां पर कितनी दूरी होगी? 6 किलोमीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। निम्न में से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है। देखिए दोस्तों जो मसूरी क्षेत्र है ना, यहां से बार बार प्रश्न बनते हैं, तो मसूरी यहां पर बिल्कुल सही है, आप सभी ने बार बार देखा होगा, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कीजिए हमारे साथ। हम आपको कम से कम 4 बार ये रिवाइज करवा चुके हैं। देखिए दोस्तों मसूरी की बात करते हैं तो संस्थापक 1825 में कैप्टन यंग होता है, या 27 की बात करें थोड़ा विवादित है। 1842 में यहां पर नगर पालिका की स्थापना होती है, पहली नगर पालिका होती है उत्तराखंड की। इसके बाद जो 1842 की बात करें तो यहां से एक पत्र निकलता है जिसे मसूरी से पत्र निकलता है जिसे दहिल कहते हैं, जॉन मैकरन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बाकी दोस्तों कुछ और फैक्ट है, इन सभी को देखिए। मसूरी लाइब्रेरी 1843, मसूरी लाइब्रेरी 1843, मालिंगर होटल 1828,
फिर देखिए जॉन सेट्स कॉलेज, जो यहाँ पे सेंट जॉर्ज कॉलेज है 1853 में। कुछ मसूरी राइटर की बात करें, एक संस्था है जो यहाँ पे लिटरेचर को बढ़ावा देती है, 2005 में स्थापित होती है। और बाकी दोस्तों बहुत सारे फैक्ट है यहाँ पे। ज्वालाजी मंदिर बिनोद पहाड़ी में आपको मिलेगा, संतरा देवी मंदिर आपको मिलेगा, भद्रनाथ मंदिर आपको मिलेगा, कर्नल एवरेस्ट की कोठी 1832 में यहाँ पे निर्माण होता है, क्लाउड बंगला आपको यहाँ पे मिलेगा, लंडोर बाजार, कुलड़ी बाजार, ये सभी मसूरी से हैं। तो देखो दोस्तों मसूरी से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इन्हें देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का नाम है? मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का नाम है? तो देखिए दोस्तों मुंडिया की बात करें तो ये बिल्कुल सरल है, और ऑप्शन नंबर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मिलेगा ऑप्शन नंबर डी यानी बाजपुर, बिल्कुल सरल है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नाम है, जैसे कोटद्वार की बात करते हैं, मोरध्वज कहते हैं। पुनाड़ नाम ऐसा पहले पूछा जा चुका है, बहुत साल पहले, 2-3 साल पहले। पुनाड़ रुद्रप्रयाग का नाम है। बाकी दोस्तों कौसानी थोड़ा अलग है, बलना नाम है। नैनीताल को ऋषि सरोवर कहते हैं। आलमनगर भिवंडेश्वर अल्मोड़ा का नाम है। पिथौरागढ़ की बात करें सोर क्षेत्र है। केदारनाथ भृंगतुंग। मुंशियारी को तिक्षण कहते हैं। खटीमा को मकरपुर। नानक मत्ता को बख्शी। नरेंद्र नगर को ओडाथाली, ध्यान रखिए नरेंद्र नगर को ओडाथाली। रानी बाग को चित्रशिला, रानी बाग को क्या कहते हैं? चित्रशिला कहते हैं। और बाकी दोस्तों ये आपने देख लिया 28 वाला आंसर। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये देखोगे आप कि देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई थी, दिसंबर 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहां तक दोस्तों ये बातें थी। बाकी कुछ और देखना चाहते हैं, जैसे मुंडिया की बात करें बाजपुर होता है। बख्शी सिदमतमा नानक मत्ता का नाम है। कोटा गोविशान काशीपुर का नाम है। चिंके की बात करें सुबर्णा बहेड़ी का नाम है वर्तमान में। बुक्सार जो बोलते हैं या बुक्सार जो बोलते हैं वो रुद्रपुर किलपुरी का नाम है। और लाल शांगा चमोली का नाम है। और गोस्थल गोथला की बात करें तो गोपेश्वर का नाम है। और यहां पर कुछ योजना है, इन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिए। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को, कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 झारखंड से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट तो योजना बहुत सारी है, लेकिन उन सब में से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए रखी है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तो ये मिलेगी 9 मई 2015। जीवन ज्योति भी 9 मई और अटल पेंशन भी 9 मई। तो यहां पर ये फैक्ट है। अगला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और पूछा गया है 29वां कि गुणा का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ है। यहां पर देखिए यहां पर माइनस का अर्थ भी दोस्तों यहां पर प्लस है, और डिवाइडेड का देखिए माइनस का अर्थ यहां पर प्लस है दोस्तों। हाँ ये थोड़ा प्रिंट ठीक से नहीं हुआ है, तो माइनस का अर्थ भी प्लस है, यहां पर ऐसा है। प्लस का अर्थ डिवाइडेड है, डिवाइडेड का अर्थ गुणा है, तो 16 इंटू ये का मतलब क्या होगा? तो सिंपल सोल्व कीजिए। 16 ये हो गया। गुणा का मतलब क्या है? गुणा का मतलब है प्लस, तो प्लस कर दिया और यहां पर क्या आ गया 4। अब यहां पर प्लस का अर्थ क्या बोल रखा है? प्लस का अर्थ यहां पर डिवाइड है, डिवाइड है तो यानी यहां पर हो गया जैसे 10 हो गया है। फिर यहां पर है डिवाइडेड के बाद, डिवाइडेड का अर्थ क्या है? डिवाइडेड का अर्थ गुणा है। तो देखिए दोस्तों आपको नंबर रखना है सेम टू सेम, सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। 10 से हो गया, 10 के बाद यानी 5 हो गया, और माइनस का अर्थ यहां पे बोला है, माइनस का अर्थ यहां पर प्लस है, तो यहां पर प्लस रख दिया है और यहां पर 10 कर दिया है। तो सोल्व कीजिए। देखिए 16 हो गया, प्लस 4/10 इसे कर दो, इंटू 5 ये हो गया, प्लस इसे 10 कर दिया। सोल्व करते जाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइडेड वाले को करते हैं ना, तो डिवाइड में हमने इसे इस फॉर्मेट में रख दिया है। सोल्व कीजिए। 16 प्लस देखिए अब मल्टीप्लाई कर दिए, 5 को 20, 20/2 यानी 2 प्लस यानी 10, तो 16 10 26 2 28। 28 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है? तो देखिए नारायण आश्रम आपको मिलेगा पिथौरागढ़ में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? पिथौरागढ़ में मिलेगा। और यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए हमने परसों आपको करवाया था ना, तो यहां पर आपको नारायण आश्रम का भी बारे में थोड़ा बताया था। ये देखिए नारायण आश्रम यहां पे आपको मिलेगा, कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग पे आपको मिलेगा। और इस आश्रम की जो स्थापना होती है ये 1936 में होती है, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये है कि मूल रूप से स्कोलेक का वाद्य यंत्र, तो जी हां मशक बाजा यहां पर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 32वां क्वेश्चन है, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा किस नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो देखिए दोस्तों ये बार बार एग्जाम में आता है, 97 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये होता है कब? ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर की बात करें तो ये होता है ऑप्शन नंबर यहां पर सहकारी समिति यानी ऑप्शन नंबर डी। तो सहकारी समितियां वाला बिल्कुल सही है, 243 बी में यह जोड़ा गया है। अब दोस्तों यहां पर अगर आप देखना चाहते हो तो कुछ यहां पे संविधान संशोधन है, एक बार अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो रिवाइज कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। 10वां संविधान संशोधन 1961 दादर नागर हवेली को भारत में शामिल। 12वां संविधान संशोधन 1962 गोवा दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल। 13वां संविधान संशोधन 1962 नागालैंड को राज्य का दर्जा। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा को जोड़ा गया है।
52वां संविधान, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है 52वां, बार बार एग्जांपल में आता है। 52वां 1985 दल बदल कानून। 61 की बात करें, देखिए 61 की बात करें तो 1989 में होता है, और यहां पर जो आयु होती है ना यहां पर चुनाव की, वो 21 से घटाकर 18 कर देते हैं। देखिए दोस्तों 52वां, 61वां, 60वां, 70वां, यहां पर जितने भी लिखे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिलेक्टेड जो संविधान संशोधन है ये रखे हैं, यही बार बार एग्जाम में आते हैं। देख लेना आने वाले एग्जाम में भी आपको यही इनमें से एक देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 33वां, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत मानी जाती है, तो यह मेसोपोटामिया, इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34, 35 और 36, भारतीय संविधान में नगर निकाय कोई अवधि अंकित है, तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो यह मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है, और कुछ अनुच्छेद है जो नगर पालिका से संबंध में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो यहां पर देखिए 243 क्यू नगर पालिका का गठन, 243 आर नगर पालिका की संरचना, तो देखिए क्यू आर है ना। अब यहां पर टी की बात करते हैं तो टी सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे आरक्षण है। यू की बात करें कार्यकाल है, जो आपको पूछा गया है, अवधि का मतलब कार्यकाल से है, तो 243 यू यानी कार्यकाल। और वाई की बात करें तो वित्त आयोग है, और जेड ए की बात करें तो निर्वाचन में है, जेड डी की बात करें तो जिला आयोजन जो जिला योजना समिति है, यह प्रश्न आपको एपीओ के एग्जाम, लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। और जेड ई की बात करें तो महानगर योजना की समिति यहां पर बनाई जाती है। तो देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रखे हैं यहीं पर। देखिए दोस्तों जो ये कंटेंट है ना, इस कंटेंट की बात करें तो कम से कम 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है इस कंटेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करने में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा कंटेंट रखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों जो इसका फायदा लेगा उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, दर्रे के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द। देखिए दर्रे, ला, घाट, धुरा ये सभी होता है, और दर्रे वाली हमने एक अलग से आपके लिए वीडियो बनाई है जहां पे मैप के माध्यम से आपको समझाया है, आप जरूर देखिएगा ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में जाकर। जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर को मनाया जाता है कौन सा त्योहार, तो जागरा त्योहार है, और जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो यहां पर यह था। क्वेश्चन नंबर 37, 38 और 39, देखिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो ये हमारे जो अंबेडकर जी है इनके द्वारा बनाई गई है। अब यहां पर देखिए दोस्तों अंबेडकर जी की बात करें 14 अप्रैल 1891 को जन्म होता है, 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन होता है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा 20 जुलाई 1924 में मुंबई में इसके बनाई जाती है। यहां पर कुछ देखिए इनकी किताबें हैं, जैसे फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, ये किसने लिखा है, अंबेडकर जी ने लिखा है। यहां पर आप देखोगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा है। यहां पर आप देखोगे दोस्तों बहुत सारी है, कास्ट से लेकर इन्होंने लिखा है, और इसके अलावा आप यहां पे देखोगे बहुत सारे, देखिए हु आर दी सुद्राज, ये वाली काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है। थॉट ऑफ पाकिस्तान, ये भी इन्हीं की रचना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, इन्हें देख लीजिएगा, शायद आपको क्लियर ना हो तो आपके लिए जूम भी कर लेता हूं, आप यहां पे देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना यहां पर यह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पे 38 है। राज्य में चेतु और माणुको का संबंध। देखिए चेतु माणुको क्या थे, एक चित्रकार थे, तो चित्रकार दोस्तों यहां पर ये थे, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, सुदर्शन शाह के दरबार में थे चेतु माणुको की बात करें। और फैक्ट यहां पे ध्यान रखिएगा, देखिए दोस्तों फैक्ट की बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि कृष्ण लीलाओं के चित्र में इन्हें ख्याति प्राप्त थी, चेतु की बात कर रहे हैं। और राधा रुक्मणी हरण जो इनकी रचना है काफी प्रसिद्ध है। माणकू रामपुर गांव में रहा करता था देवलगढ़ के आसपास। और आंख मिचोली, गीत गोविंद, यह इनकी काफी प्रसिद्ध यहां पर विश्व प्रसिद्ध चित्रकारी है। क्वेश्चन नंबर यहां पे 39 है। देखिए कुमाऊं गवर्नमेंट का वन्य एवं फलदार पेड़ों का प्रथम जो कैटलॉग है ये प्रकाशित किया गया था, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पे आपको जो सी मिलेगा 1893-95, यह बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों यहां पर आपके लिए कुछ प्रश्न रखे हैं, हमने आपको जब करवाया था, जब अजय राउत की कंप्लीट बुक करवाई थी, वहां पे प्रश्न डिस्कस भी करवाया था। यहां पर देखिए क्वेश्चन यही है कि पूछा गया है कि कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य फलदार पेड़ों का प्रथम जो कैटलॉग था यह प्रकाशित किया गया था 1893-95 में करवाया गया था, यह बताया गया था। फिर देखिए अगर अगले एग्जाम में आपको ऐसा पूछा जाता है कि दूसरा कैटलॉग, तो ये 1899 में प्रकाशित किया जाता है। और ऐसा आपको पूछा जाता है कि जो चौबटिया है, देखिए ये कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन था, फॉरेस्ट नर्सरी चौबटिया के फल व वन्य जीव का जो कैटलॉग प्रकाशित किया जाता है ये 1912 में किया जाता है। तो प्रश्न किसी भी लेवल का पूछे, कहां तक भी पूछे, आपका दोस्तों सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहां पे आपने देखा था, बाकी अगले क्वेश्चन पे आप डिस्कस करेंगे। अजय रावत वाली जो 7 घंटे की क्लास है ना, लगभग 6 घंटे 40 मिनट की, वहां पर दोस्तों आपको डिस्कस करवाया है।
कोशिश करेंगे दोस्तों आपको वो रिवाइज भी करवा दे, 5-5 मिनट लेके 20-20 क्वेश्चन को डेली रिवाइज करवाएंगे। तो कल या परसों से इसकी क्लास शुरू करेंगे, 20-20 क्वेश्चन जल्दी जल्दी रिवाइज भी करवाएंगे 5 मिनट के भीतर। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, उसमें हमें कम समय भी नहीं लगेगा और हमारा कोर्स भी नहीं छूटेगा। 40वां है पंचायती राज का संबंध है। तो देखिए दोस्तों, पंचायती राज का संबंध किससे है? राज्य सूची से है। राज्य सूची से ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही है। तो इसमें तो दोस्तों कोई इफेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। पंचायती राज की बात करते हैं, और जो यहां पर 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, 73वां संविधान संशोधन 1992 वाला, यह बिल्कुल वहां पे ध्यान रखिएगा पंचायती राज अधिनियम से संबंधित था। 24 अप्रैल को 1993 से लागू होता है, और यह बातें थी। सबसे पहले नागौर जिला में होता है शुरुआत इसकी। क्वेश्चन नंबर है 41 की 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया था। तो अल्मोड़ा को 1563 में जो राजधानी बनाया था वो किसने बनाया था? तो चंद राजाओं ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ बातें आपके लिए लिखी हैं, जैसे यहां पर आप देख लीजिए, जूम कर लेता हूं आपके लिए पहले वाले का, कि 24 अप्रैल 1893 से पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो जाती है। 73वां संविधान संशोधन 1992 है। पंचायती राज संविधान संशोधन के कुछ अधिनियम है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। आई नो, मेरे पास मनी नहीं है, यानी वित्त आयोग। के की बात करें तो निर्वाचन आयोग। 43 की बात करें कार्यकाल, और डी की बात करें तो आरक्षण। फिर ये चीज आपने देखी। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर यह फैक्ट है, इनके लिए भी आपको जूम कर लेता हूं। आपको यशवंत कुटो सर की बुक पढ़ाई थी, वहां पर भी डिस्कस करवाया था। देखिए, बालोक कल्याण चंद ये राजा था, और इसने अल्मोड़ा राजधानी पूर्ण रूप से जो परिवर्तित करवाई थी 1563 ईस्वी में करवाई थी। शुरुआत तो भीष्मचंद ने की थी, लेकिन ये खगमरा किला निर्माण के समय ही इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी हत्या हो जाती है। तो इसका जो दत्तक पुत्र होता है ये बालोक कल्याण चंद, ये अपना पिता का बदला भी लेता है, और वहां पर जो राजधानी है स्थानांतरित भी कर देता है। तो बाकी दोस्तों यहां पर यह था, और यहां पर जो फैक्ट आपके लिए रखे हैं इन्हें जरूर याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 42वां, और पूछा गया है कि चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट कौन सा था? तो GSLV Mark 3 वाला यहां पर रॉकेट था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो GSLV Mark 3 यह बिल्कुल सही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। Mark 3 यह बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हमने आपको पहले भी ये पहले वाले फैक्ट आपको प्रोवाइड करवाए हैं। देखिए, आप सभी को याद ना कर पाए, लेकिन इनको याद करके ही चलना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 2 76वां वाला यहां पर मिशन था, इसे याद कर ही चलना। चंद्रयान हो गया है। एक है दोस्तों यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी हाल ही का है, लेटेस्ट वाला है, यह है वन वेव वाला। कौन सा यान था आपको पूछा जाएगा। अब इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वह जो काफी इंपॉर्टेंट है, यह कार्टोसैट वाला है, यह भी आपको ध्यान रख लेना है। और बाकी जो अमेजनिया वाला है ना, अमेजनिया वाला, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को याद ना कर पाए अलग बात है, लेकिन जिन पर टिक मारा है ना, तो इसे याद करके ही चलना। देख लीजिएगा आप, यहां पे जूम कर लेता हूं आपके लिए। 86 वाला जो अभी लेटेस्ट वाला है, ये वन वेव वाला मिशन था, और ये लॉन्च डेट की बात करें तो अक्टूबर में हुई थी। और LVM3 लॉन्ग व्हीकल मार्क 3 M2 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, और वन वेव एक कंपनी थी, उनके लिए लॉन्च किया गया था। तो इन सभी को याद कीजिएगा। चंद्रयान की बात करें जो 2 वाला था, तो यहां पर आप देखोगे GSLV Mark 3 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, और आंसर आपको देखना है। रैम का भाग नहीं है। तो 43 की बात करें, देखिए रैम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आप सभी ने देखा होगा, इसका आंसर आपको फ्लैश मिलेगा। और यहां पर देखिए, ये इसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसका जो डाटा होता है ना, जब जैसे लाइट चली जाती है तो चला जाता है। तो यहां पर देखिए कुछ नाम है, जैसे अगर आपको पूछा जाए, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि एस रैम का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनस रैम होता है। DD रैम का मतलब क्या होता है, डबल डाटा डायनेमिक रैम होता है। R रैम का मतलब रैम्बस रैम होता है, डायनेमिक रैम होता है। यह दोस्तों इनकी फुल फॉर्म में आपको पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, चंद राजाओं में निम्न में से सबसे लंबे समय तक शासन किया था। तो किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, यह है ऑप्शन नंबर यहां पर बी, यानी ज्ञानचंद है। और ज्ञानचंद भी हमने आपको कंप्लीट करवाया दोस्तों, यहां पर फैक्ट सहित पढ़वाया था। ज्ञानचंद के बारे में जब हमने आपको पढ़ाया था, वहां पे बताया भी था कि गोबासा ताम्रपत्र से यह संबंधित है। इसका एक गोबासा का ताम्रपत्र भी है। सर्वाधिक लंबे समय तक राज करने वाला जो शासक था, यह ज्ञानचंद ही था। इसने गरुड़ की उपाधि ली थी, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे गरुड़ की उपाधि दी गई थी। तो इन फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। और तैमूर लंका आक्रमण इसी के काल में होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यहां पर आप देखिए दोस्तों, यहां पर एक जनगणना वाला पेज है, 2011 के अनुसार है। और यहां पर आप देखिए उत्तराखंड देहरादून, यहां पर पूछा है अर्बन जनसंख्या। देहरादून की अर्बन जनसंख्या है 941। तो यहां पर दोस्तों यह है।
तो देखिए वहां पर 942 था, आयोग ने शायद इसी कारण थोड़ा क्या पता डिलीट क्या होगा। तो देखिए प्रश्न थोड़ा विवादित था, लेकिन फिर भी आयोग ने इसका आंसर इनमें से कोई नहीं माना है। अगली बार आप तिथि ध्यान रखिएगा, डेट ध्यान, जो यहाँ पर नंबर है ध्यान रखिएगा 941 और यहीं पर परसेंटेज की बात करें तो 55.52 और पूरे उत्तराखंड में जो नगरीय प्रतिशतता है यह आपको कितना मिलेगा। देखिए पूरे उत्तराखंड की बात करें तो पूरे उत्तराखंड में जो यहां पर नगरीय प्रतिशतता है वो 30.23% है और देहरादून का अगर आपको पूछा जाए तो 55.52% है। तो क्वेश्चन नंबर ये था 46वां है कि सिपाही को कौन सी रेजिमेंट समुद्री मार्ग से मना कर दिया था। तो 47वीं रेजिमेंट ने मना किया था और 47वीं रेजिमेंट यानी म्यांमार की बात हुई है। तो म्यांमार से केवल एक नाम ध्यान रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक जी को मांडले जेल हुई थी, जो यहां पर कहां पर है, म्यांमार में है। और यहां पर 1908 में इन्हें जेल हुई थी जहां पर उन्होंने भगवत गीता पर टीका लिखा था। राजधानी न्यायपाय है यानी न्यायपायदो। और यहां पर बात करें करेंसी की बात करें तो यह है क्यात। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। तो यह बना था ऑप्शन नंबर जो डी है स्वदेशी आंदोलन का, यह बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल से इसकी शुरू होती है और यहां पर आप देखोगे औपचारिक। देखिए दोस्तों कुछ फैक्ट आपको यहां पे बता देता हूं, शायद आपको ध्यान ना हो कि यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें देखिए यहां पर जो स्वदेशी आंदोलन था नहीं क्यों हुआ था। देखिए स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था बंगाल विभाजन के कारण। देखिए बंगाल विभाजन के कारण ही यहां पर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहां पर सबसे पहले देखिए जुलाई 1905 को क्या होता है कि यहां पर जो लॉर्ड कर्जन है वो घोषणा कर देता है कि हम क्या करेंगे, बंगाल का विभाजन कर देंगे। अब जैसे यहां पे बंगाल के विभाजन की घोषणा करती है तो अगस्त में यहां पर क्या होता है कि यहां पर स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है कि हम क्या है भाई भाई है। फिर यहां पर ये होता है, फिर फाइनली क्या करते हैं, ये कर्जन क्या करता है कि 16 अक्टूबर को, ये तिथि ध्यान रखिएगा 16 अक्टूबर इंपॉर्टेंट तिथि है, 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन कर देता है। और 16 अक्टूबर को जब बंगाल का विभाजन कर देता है तो यहां पर दोस्तों यहां पर जो 1605 का जो अधिवेशन होता है ना कांग्रेस का, बताइएगा किसने किया था। तो वह भी काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पर स्वदेशी की मांग पहले की जाती है। तो यहां पर दोस्तों ये फैक्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। और 1911 में जो यह बंगाल विभाजन है इसे वापस ले लिया जाता है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के काल में। बाकी दोस्तों यहां पर अगर आप देखोगे दांडी यात्रा या हम इसे बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की तो इसके फैक्ट यहां पर है। आप शायद जूम कर लीजिएगा, आपको जूम ना दिखे आपके लिए जूम कर लेता हूं। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में देख लीजिएगा यहां पर, और दांडी यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन इससे संबंधित था, इसे भी आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 48। देखिए पूछा गया है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, तो यह आपको कहां पे मिलेगा, यह आपको उत्तरकाशी में मिलेगा। और बाकी यहां पर जो बंधु समाचार मासिक पत्र है ये राम सिंह धोनी है। तो देखिए दोस्तों यहां पर जरा आप देखिए व्याख्या देखिए, राम सिंह धोनी की बात करते हैं ना तो महात्मा गांधी जी द्वारा इन्हें सच्चा भारतीय सपूत कहा गया था और जय हिंद का नारा भी इन्होंने सबसे पहले दिया था। तो राम सिंह धोनी ये थे। बाकी यहां पर अगर बात करें लक्ष्मी देवी टमटा जी की बात करें तो पहली दलित महिला स्नातक थी और संपादक भी यही थी। फिर देखोगे आप यहां पर कि इंद्र सिंह नयाल की बात करते हैं तो मद्रास बमकांड से संबंधित थे 1933 में जो हुआ था स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, यह पुस्तक इन्होंने लिखी है। फिर अगर आप यहां पे बात करें विक्टर मोहन जोशी जी की, आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, आपके लिए जूम कर लेता हूं। देखिए 1896 में इनका जन्म होता है। शक्ति समाचार पत्र के संपादक के रूप में भी काम करते हैं 1921 में। और बाकी दोस्तों यहां पर देखिएगा कि 1929 में विक्टर मोहन जोशी जी गांधी जी के हाथों स्वराज मंदिर का शिलान्यास भी करते हैं। तो स्वराज मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पे आगे बढ़ेंगे लेकिन कुछ समाचार पत्र हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। स्वाधीन प्रजा 1930 मोहन जोशी, विक्टर मोहन जोशी 1930-33 में स्वाधीन प्रजा। डिस्ट्रिक्ट गजट की बात करें 1922 में। संदेश समाचार जागृत जनता हल्द्वानी से होता है पीतांबर पांडे। पताका 1939 में शोभन सिंह जीना। युगवाणी काफी इंपॉर्टेंट है, 1947 में होता है, पाक्षिक समाचार पत्र होता है। भगवती प्रसाद गोपेश्वर कोटनाला इसके संपादक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, उत्तराखंड क्षेत्र में तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून लागू किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर दोस्तों मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर जो सी है 1972। ध्यान रखिएगा कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये वही है जो टॉस आसन में गिरी है और सॉन्ग यहां पर इसका सही नहीं होगा, यह गंगा की सहायक है। तो टॉस आसन में गिरी यह सही है। क्वेश्चन नंबर 52, उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन है ये पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्षिण पठार या फिर गंगा के मैदान। तो 52 का राइट आंसर क्या मिलेगा। तो देखिए दोस्तों ये मिलेगा आपको पश्चिमी घाट में। जो उष्ण कटिबंधीय होता है ना तो ये होते हैं हमेशा जो भूमध्य रेखा होते हैं ना उसके नजदीक पाए जाते हैं। तो भूमध्य रेखा के नजदीक आपको यहाँ पर पश्चिमी घाट मिलेगा और पश्चिमी घाट पर ही यहाँ पर जो सदाबहार जो वन होते हैं, सबसे ज्यादा वन होती है, वर्षा होती है, ये आपको मिलेगा। तो पश्चिमी घाट यहाँ पे सही होगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 53 और इसका आंसर दीजिए कि यहाँ पर विलुप्त संख्या कौन सी होगी। तो जरा फाइंड कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा 53 का। तो देखिए दोस्तों, इसे सोल्व करने का जो तरीका है ना वो ऐसा कर रखा है इन्होंने कि 5 × 6 × 4 तो कितना हो जाएगा 5 × 6 = 30, 30 × 120 तो 120 हो गया, और 120 को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 12 आ गया है। सेम यहां पर ऐसा ही है 6 7 यहां पर आप देखोगे 6 7 7 6 42 हो गया, और 42 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जितना भी आएगा उसको आपको 10 से डिवाइड कर देना है तो 21 आ जाएगा, 210 होता है। ऐसी बात करें 10 × 40, 40 × 80, 80/10 यानी 8। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ये इसका तरीका है, इन सभी को मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करना है, ये इनका कर्म है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, आईने अकबरी तराई के महलों का वर्णित है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आयोग ने डिलीट किया है। अजय राव सर की बुक में इसका आंसर 21 दिया गया है, और कठोर सर की बुक में इसका आंसर 29 दिया गया है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको यह करना है। 21 अभी आयोग ने गलत माना है, तो जैसे प्रश्न डिलीट हुआ था तो राइट आंसर आप 29 मान के चलना फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 55, भूतापीय ऊर्जा उपयोग करने में प्रथम स्थान कौन सा है। तो भूतापीय ऊर्जा में प्रथम स्थान, देखिए भूतापीय ऊर्जा में उपयोग करने वाला जो प्रथम स्थान है निम्न में से वो है, देखिए सबसे पहला है यूएसए, लेकिन यूएसए ऑप्शन में नहीं है। तो राइट आंसर जो आपको मिलेगा ये मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। देखिए 2020 की रिपोर्ट है, पहला स्थान आता है यूएस का, दूसरा स्थान है इंडोनेशिया का, तीसरा स्थान है फिलीपींस का, चौथा स्थान तुर्की का, और पांचवा जो स्थान है वो न्यूजीलैंड का है। ये काफी डीप लेवल का आपको पूछा है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जहां पर आपको होता है कि आपको ये क्वेश्चन कोई भी नहीं कर पाएगा। देखिए ये प्रश्न कितना भी कोई बड़ा से बड़ा विद्वान हो, कोई महारथी हो इस फील्ड का, वह भी ना कर पाए। तो देखिए दोस्तों, काफी टफ लेवल का वाला ये क्वेश्चन था, और ध्यान रखिएगा वैसे तो टॉप के जो रहते हैं ना वही याद रखे जाते हैं, चाहे यूएसए के, चलो इंडोनेशिया भी कर लेते हैं याद, लेकिन उन्होंने ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, सीधा दिया है 5वें नंबर का, और यह है न्यूजीलैंड। तो यह है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 के आंकड़ों के अनुसार देख लीजिएगा 15,608 मेगावाट यहाँ पे टोटल जियोथर्मल यहाँ पे एनर्जी थी। और 55 में आपने देख लिया है, ये प्रश्न डिलीट हुआ था। देखिए यार 19वीं भारतीय राष्ट्रीय फिल्म, इतना पुराना पूछने की जरूरत ही क्या थी। 19वीं भारतीय फिल्म फेस्टिवल, तो 19वीं तो पता नहीं कौन से साल में हुआ होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये नहीं है, ये गलत है, आप ध्यान रखिएगा, इनमें ये प्रश्न डिलीट हुआ था। और कुछ है आपके लिए, देखिए दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी याद कीजिए अगर आपको याद नहीं है। गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2-3 एग्जाम में से किसी एक एग्जाम में यहां से प्रश्न बनना ही बनना है। तो जिसकी किस्मत अच्छी होगी, जिसने वीडियो देख लिया है और याद कर लिया है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा 1 नंबर के कारण। तो देखेगा, तो यहां पर ये लिस्ट है, इसे जरूर याद कीजिएगा, आपके लिए यहां पे रखा है। 68 वाला 2022 का हाल ही में इंपॉर्टेंट है, सोरराई पोटरू ये फिल्म है जो सूर्य की है, आपने देखी होगी वहां पर। क्वेश्चन नंबर यहां पे 57 भी चलते हैं, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि। तो देखिए दोस्तों, ये आपको मिलेगी केदारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। सरोदित्य वंश की बात करें तो यहां पर ये है ऑप्शन नंबर यहां पर इच्छरदेव। खैर यहां पे अगर 57 की बात करें तो यहां पर देखिए केदारनाथ की बात करते हैं। मुख्य पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण। शीतकालीन पूजा ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में होती है। अन्नकूट भतुज उत्सव होता है, अक्टूबर यानी भैया दूज के महीने में इसका कपाट बंद होता है। निम्न को आधिकारिक रूप से कार्य सौंपा गया 11 मार्च 2014 को, और 16-17 जून को आपदा आती है। यहां पर सरोदित्य वंश की बात करते हैं, जरा आंसर दीजिए। तो सरोदित्य वंश है इच्छरदेव, ऑप्शन नंबर बी। और सरोदित्य वंश तीसरा परिवार होता है कत्यूरी राजवंश का। संस्थापक इच्छरदेव या इच्छरदेव होता है, ये हमने आपको करवाया था दोस्तों। देशदेव इसके बाद बढ़ता है, फिर पद्म देव, और लास्ट राजा सुभिक्ष राज। ऐसा भी पूछा जा चुका है कि अंतिम राजा कौन है, तो सुभिक्ष राज है। तो यहां पर यह है नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में। तो देखिए यहां पर अमर्त्य सेन को किसके लिए दिया गया था, तो यहां पर यह था ऑप्शन नंबर जो यहां पर सी है, सेन सूचकांक के नाम से। बाकी दोस्तों यहां पर है अर्थशास्त्र 2022 का नोबेल, इसे भी याद करके चलिएगा। इनका नाम क्या है, इनका नाम है बेन बार्नेक। आप यहां पे देखोगे बनारके हो गया, डगलस हो गया, और डायमंड हो गया। डगलस, डायमंड और बनारके। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर यहां पे पूछा गया है 60वां, सेलम इस्पात। देखिए सेलम इस्पात, देखिए कि सेलम इस्पात कारखाना स्थित है, तो ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। और यहां पर देखिए दोस्तों, ये है कुछ, यहां पर कुछ आपके लिए रखे हैं, जैसे यहां पर आंसर आपने देख लिया, ग्वालदम है, कोई बात नहीं। ये देखिए भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, बोकारो झारखंड में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, यहां पर इसको सेंटर बनपुर पश्चिम बंगाल में है, सेलम तमिलनाडु में, विश्वेश्वरैया कर्नाटक में। अगली बार इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए बोकारो आपको पूछा जाए किसकी सहायता से है, यूएसएसआर की सहायता से। भिलाई यूएसएसआर की सहायता से, ऐसा भी पूछा जाता है किसकी सहायता से, भिलाई और बोकारो यूएसएसआर की सहायता से। राउरकेला देखिए जर्मनी की सहायता से है उड़ीसा में।
दुर्गापुर यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की सहायता से है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और बोकारो तीसरी पंचवर्षीय योजना के है, बाकी सभी दूसरी पंचवर्षीय योजना के थे, जो आगे के 4 थे, यानी भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। और यहां पर दोस्तों अगर बात करें 61वें की, तो आपने देख लिया ग्वालदम है। पद्मश्री की बात करें तो इन्हें 2020 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 62 और 63 है। ए को याद करें, उनके भाई बी है। देखिए ए को याद है कि उसके भाई बी का जो जन्मदिन है 11 अक्टूबर के बाद और 15 अक्टूबर से पहले है। तो जन्म कब हो सकता है? या तो 12 का होगा, या तो 13 का होगा, या फिर 14 का होगा। ठीक है, ए के अनुसार, यानी ए के अनुसार। दूसरा यहां पे बोला है कि उसके चाचा को याद है कि बी का जन्मदिन, अब आ गया चाचा, तो ये आ गया चाचा साहब। और चाचा को याद है कि उनका जो जन्मदिन है वो 17 अक्टूबर से पहले और 12 अक्टूबर के बाद है। 12 अक्टूबर के बाद यानी 13, 14, 15, 16, तो इनमें से कोई हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, हमें कॉमन निकालना पड़ता है। कॉमन कौन सा हो सकता है? एक 13 है, एक 14 है, तो 2 ही तिथि हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर सी ही यहां पे राइट होगा। ऐसे में आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर, सल्तनत काल में पारसी परंपरा सिजदा और टेबोस अपनाया है, तो यह किसने अपनाया है? तो देखिए दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो यह बलबन है। और बलबन आपके लिए यहां पर बलबन को हटा देता हूं, यहां पे बलबन, देखिए कहां गया रे। तो देखिए बलबन की बात करें, गैसुद्दीन बलबन था, वास्तविक नाम इसका बहाउद्दीन बलबन था। इल्तुतमिश द्वारा जो 40 जो सरदारों का जो गठन किया गया था, 40, उसे इसने समाप्त करवाया था। जिले इलाही की इसने उपाधि धारण की थी, ईश्वर का प्रतिबिंब था। लौह रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ऐसा भी पूछा जाता है। लौह रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। सजदा और पाबोस, यह नीति भी इसने अपनाई थी। और नवरोज त्योहार की शुरुआत भी इसी ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर तो ये आपने देख लिया है। बाकी अकबर की बात करें तो 1562 दास प्रथा का अंत, कुछ फैक्ट है आपने देखिए, हमने आपको बार बार करवाया और इसलिए करवाया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। 63 में तीर्थ यात्रा, 64 में जजिया, 65 में राजधानी लाहौर स्थानांतरित, 75 में इबादत खाना, 83 में इलाही संवत। तो बाकी दोस्तों यहां पर ये है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो यहां पर देखिए, आप बोलेंगे क्या आ गया है पीला पीला सा, तो देखिए दोस्तों पीला पीला यहां पे देखिए। तो देखिए राजधानी इसकी लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का था, मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। और 1606 में इसने राज्याभिषेक करवाया था। मलिक और सिपह सलार की इसने उपाधि धारण की थी। इंपोर्टेंट देखिए, मलिक व सिपह सलार की इसने उपाधि धारण की थी। आपके लिए कलर सबसे पहले चेंज कर लेता हूं, नहीं तो आप बोलोगे कि रेड रेड और पीला पीला है। तो देखिए लाल बख्श इसे कहा जाता था क्योंकि लाखों का दान करता था, जितने भी जीता था उसे दान कर देता था। कुतुबुद्दीन दिल्ली की बात करें तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा इसी ने बनवाया था। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पर यहां पर इसने जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण करवाया था। तो देखिए दोस्तों, हसन निजामी इसका यहाँ पे था, दरबार में था। चौगान पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु होती है। मकबरा इसका लाहौर में है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से ये था। क्वेश्चन नंबर 64 और 65। 1935 ईस्वी में बाल सभा के संस्थापक थे। तो देखिए सत्य प्रसाद रतूड़ी जो है वो राइट आंसर है। और यहां पर देखिए डिबेटिंग क्लब की बात करें 1870 में बुद्धि बल्लभ पंत। शुद्ध साहित्य समिति आपको पूछा जाए 1913 में यहां पे स्वामी सत्यदेव नारायण। अब यहां पर देखिए आपके लिए फिर जूम कर लेता हूं। देखिए डिबेटिंग क्लब 1870 में, याद कीजिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये सभा है। कुमार परिषद 1916 नैनीताल में, शुद्ध साहित्य समिति 1913 अल्मोड़ा में स्वामी सत्यदेव परिमार्जन के द्वारा, बाल सभा 1935 टिहरी सत्य प्रसाद रतूड़ी, प्रेम सभा 1914 काशीपुर बल्लभ पंत जी, शुद्ध साहित्य समिति 1913 और सत्यदेव नारायण। ठीक है, तो यहां पर ये थे। अगला क्वेश्चन है यहां पर और इसका आंसर दीजिए। 65 का यहां पर आंसर देना है और आंसर आपको बताया कि 2, 6, 14, 54 और श्रृंखला का 8वें स्थान पर कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पे सी। आप सोल्व कर लीजिएगा। देखिए 2, 6, तो 2 का यहां पे क्या करना है, इन्होंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 बार, तो 2 × 3 यानी 6 हो गया। ठीक है, अब 6 को इन्होंने 3 बार मल्टीप्लाई है तो 18 हो गया है। 18 को इन्होंने 3 बार मल्टीप्लाई है तो 54 हो जाएगा। और 54 को ही आपको फिर क्या करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा। और ऐसे चलते चलते आपको 8वां क्रम फाइंड करना है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो राइट आंसर आपको 4374 मिल जाएगा। सोल्व कर लेना, थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 66 कि हल्द्वानी नगर स्थापित किया था, तो ट्रेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और ट्रेल से संबंधित फिर से रिवीज कीजिए, फिर से रिवीजन देखिए, रिवीजन कीजिए। मैंने बार बार पढ़ा दिया, इस बार मैं इसे याद नहीं करवा रहा हूं। आप एक नजर देखिए और याद कीजिए। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड का समय है, तो रिवाइज कर लीजिए इनफैक्ट को। तो यहां पर दोस्तों आपने ये देख लिए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
67वां क्वेश्चन है और देखिए कि यहाँ पे बृहस्पतिवार है आज, तो 3 से 63वें दिन कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, इसे सोल्व करने का जो तरीका होता है, वैसे आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया है, और इसे सोल्व करने का जो तरीका है वो होता है कि जो ये नंबर है 363 को, इसे आपसे 7 से डिवाइड कीजिए, 7 पंजा 35 और 35 की बात करें यानी 1 और 7 दूना 14, यानी जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, यानी 6 शेष बचेगा और 6 आपको ऐड करना है। तो बृहस्पति की बात करें तो शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध। तो देखिए वैसे तो बुधवार आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक दिन बढ़ा के लिखते हैं तो बृहस्पतिवार। तो खैर यहाँ पे आयोग ने प्रश्न डिलीट किया है, बुध या बृहस्पतिवार इसका राइट आंसर होना चाहिए था, आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया है। 21वें कॉमनवेल्थ गेम की बात करते हैं तो 2018 में सर्वाधिक पदक मनिका बत्रा ने जीता था, टेबल टेनिस से संबंधित थे, राइट आंसर आपको मिलेगा ये। और जरा यहां पे देखिए दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम 2022 की बात करते हैं तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर आप देखिए जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 की बात करते हैं तो यहां पर आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और इंडिया। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो कॉमनवेल्थ जो गेम में जो भारत की जो रैंक है वो कितनी है, तो भारत की जो रैंक है वो 22वीं है टोटल, भारत की रैंक 4थी है और टोटल यहां पे 22 गोल्ड मेडल जीते हैं। पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, इंग्लैंड है, दूसरा इंग्लैंड का है, तीसरा कनाडा का है, चौथा भारत का है। अगले क्वेश्चन है 69 और यहां पे 70 और 71। देखिए भारत में मौसम मानचित्र का निर्माण करता है, तो राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण जो करता है वो करता है ऑप्शन नंबर जो बी है, भारतीय मौसम विज्ञान या भारतीय मौसम विभाग, ये सही है। अब यहां पर देखिए इसकी स्थापना होती है 1875 में, हेडक्वार्टर दिल्ली में आपको मिलेगा। यहीं पर अगर आपको सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो 1767 में होता है, वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, पहले कोलकाता वगैरह में था। फिर देखिए यहाँ पे विश्व मौसम संगठन की बात करते हैं तो स्थापना 23 मार्च 1950 को होती है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, यह भी ध्यान रखेगा। गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा था, तो यहां पर पवार वंश का रहा था और कनकपाल को संस्थापक माना जाता है। मझोली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगले क्वेश्चन है बांगर खादर क्या है, तो देखिए बांगर खादर जलोढ़ मिट्टी का एक निक्षेप होता है, स्कंद पुराण में त्रिशी के नाम से जानते हैं। तो यहां पर ये क्या है, ये है दोस्तों ऑप्शन ए यानी नैनीताल। और सनत कुमार अगर आपको कहा जाए कि किसका प्राचीन नाम है तो ये आता है नौकुचिया ताल का, सनत कुमार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहां पे 74 है कि अल्मोड़ा श्रीनगर मध्य डाक व्यवस्था तो 1815 में हुई थी। यह प्रश्न दोस्तों विवादित थे। देखिए दोस्तों आप इस प्रश्न के बारे में बार बार कहते हैं, लेकिन बता देता हूं यह प्रश्न विवादित थे। 1815 अगर ऐसा पूछा जाता है कि किस कमिश्नर ने किया था, 1815 देखिए प्रथम जो अल्मोड़ा श्रीनगर के बीच में जो डाक व्यवस्था शुरू हुई थी किस कमिश्नर के काल में हुई थी, तब तो यहां पर गार्डनर है ना वो आता है। लेकिन अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि किस कमिश्नर ने किया था तब प्रश्न विवादित हो जाता है, क्योंकि वहां पर टेल भी आंसर में मिलता है और यहां पर जो गार्डनर है वो भी आंसर में मिलता है, तब प्रश्न विवादित हो जाता है। केवल प्रश्न ऐसा पूछे कि अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य जो डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी किसके काल में हुई थी, किस कमिश्नर के काल में, तो वह होती है ई गार्डनर के काल में। और अगर ऐसा पूछा कि किसने की है तब प्रश्न विवादित हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई सोर्स अभी सही मिला नहीं है कि किसने किया था। 1815 में शुरू हो गया था, यह बिल्कुल बात सही है, लेकिन किसने शुरू किया था यह मालूम नहीं है। और 1815 से लेकर लगभग 16 तक गार्डनर का काल रहता है, अप्रैल तक। अगला क्वेश्चन है 75, इसका आंसर देखना है आपको कि निच आकृति का प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब। देखिए जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे की ओर बनता है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा कि आपको इसे नीचे की ओर कर देना है। तो यहां पर जो आंसर आएगा ना ये वाला आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको सिंपल आपको ऐसा कर देना है, इसका यहां पे पलट देना है नीचे की ओर, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। संसद का राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया गया था, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो यहां पर दोस्तों 1992 इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 77, 78 और 79, तो बताइए 89, 78 और 77। सर को PSP आया लिखा जाता है, तो सरल है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, P आगे से जोड़ दिया है, फिर S, फिर P, फिर I, फिर P और फिर R। तो सिंपल मैन की बात करें तो PM, PA, PN, PM, PA, PN। तो यहां पर हो गया, बिल्कुल सरल आंसर है दोस्तों, केवल P जोड़ दिया सभी नंबर के आगे। बुरानी मेला लगता है, तो बुरानी मेला कहां पे लगता है जरा बताइए। तो देखिए बुरानी मेला लगता है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। और पिथौरागढ़ के मेले आप देखिए, गबला देव का मेला यहां पे लगता है, कनरा देवी का मेला यहां पे लगता है, कन्नड़ का मेला यहां पे लगता है। और बाकी दोस्तों यहां पर जो ध्यानती रयांती जौनसारी है आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप देख लीजिए पिथौरागढ़ के कुछ और मेले, मोस्टा मानू मेला यहां पे लगता है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। गंगोली हाट का मेला, मलयनाथ का मेला, जोल जीबी का मेला, और ये सभी मेले यहां पर लगते हैं। जोल जीबी मेले की शुरुआत गजेंद्र बहादुर के द्वारा 1914 में की जाती है, यह भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80, 81 देखिए, आंसर आपको पहले मिल गया है यहां पर। देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर है ये, देखिए नीति आयोग के कार्यक्रम में जो एस क्या है, SATH
SATH का काम के पूर्ण रूप क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन और कैपिटल। तो देखिए दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा, यहां पर यह है। और वर्तमान में ऐसा पूछा जाए कि इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी है, ये ध्यान रखिएगा। नवंबर 2022 के अनुसार अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में देखिए दोस्तों, ये थोड़ा विवादित है, 50-51 में थोड़ा विवाद रहता है, इसलिए प्रश्न आयोग ने डिलीट कर दिया है और आगे ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि इस आकृति में कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि ऐसा चित्र कब बन सकता है। ऐसा चित्र आपको केवल इसी कंडीशन में बन सकता है, इस वाले जो ये वाला पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को होल्ड करके पलट दो तो सिंपल आपके सामने ये वाली चित्र देखने लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आभूषण की बात करें, मुदेड़, मुनाड़ या मुरखली भी कहते हैं इसे, और ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कान में। देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ ट्रिक थी, हमने आपको कराया था कान की ट्रिक। मुर्की बजनी कानों में, मुख मुनार मातुगल, गोरखा दादा गई उच्चू, उतरने मेले को, माछा पकानों को जंगल। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कान के आभूषण है, इन्हें ध्यान रखिएगा। मुरखली, मुंदेड़ा या मुंदड़ा, मुर्की, ये सभी कान के आभूषण हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर आप देख लीजिए, मुरखली कैसा होता है, मुंदेड़ा या मुंदड़ी, और मुर्की टुगल ऐसा होता है। अगले क्वेश्चन है 84, पूछा गया है कि पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम है। तो देखिए दोस्तों, बढ़ता हुआ क्रम की बात करें तो यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो नंदा देवी की जो हाइट है वह 7,817 मीटर। पंचाचूली की बात करें तो 6,904 मीटर। केदारनाथ की बात करें 6,940 और कामेट की बात करें तो 7,756 मीटर। तो ऑप्शन नंबर अगर आप यहां पे चूज करोगे कि बढ़ते हुए क्रम में, तो एक आपको लास्ट में दिखेगा, तो सी यहां पे राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ये है, इनकी हाइट आप यहां पे देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो देखिए, भारत आने वाला विदेशी यात्री 7वीं सदी में, तो ये इत्सिंग आया था दोस्तों, यहां पे ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए, इत्सिंग यहां पे आया था। बाकी अलबरूनी की बात करें तो आधुनिक उज्बेकिस्तान से यहां पे आया था। ख्वारिज़मी 973 ईस्वी के आसपास मोहम्मद गजनी के साथ ही आया था, गजनवी के साथ। और बाकी दोस्तों, इसने किताब उल हिंद लिखी है, जिसके यहां पर आप देखोगे किताब उल हिंद, इस पुस्तक को किसने लिखा है? अलबरूनी ने लिखा है। और इसका यहां पर जो अनुवाद करवाया था किताब उल हिंद का, ये थे एडवर्ड सी सखाऊ। एडवर्ड सी सखाऊ, थोड़ा डीप प्रश्न है। बाकी यहां पर कुछ और देखिए, मोरक्को की बात करें, इब्न बतूता आया था और 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, रहला इसकी बुक थी। फायान की बात करें तो फायान 402 में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था, 5वीं सदी में आया था। क्वेश्चन नंबर महालक्ष्मी योजना की बात करें तो ये प्रसव के बाद मां और कन्या शिशु के लिए है। ऑप्शन नंबर 6। कुछ यहाँ पे परियोजना है उत्तराखंड की, इन्हें याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री दाल पोषी योजना 12 सितंबर 2019। आपातकालीन सेवा योजना 15 मई 2008 को है। डोली सेवा योजना 17 अप्रैल 2012 को है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये सभी रखी है, बार बार हमने रिवाइज भी करवाई है, आप रिवाइज कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 और 88, ईमेल के लिए संदर्भ में BCC का पूर्ण रूप है। देखिए दोस्तों, इसका मिलेगा आपको ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। बौद्ध संघ में शामिल व्यक्तियों को नियमों का पालन करना पड़ता था, तो ये विनय पिटक है, ये ध्यान रखिएगा। 89 और 90 की बात करें, बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य की खेती की जाती है, तो यह की जाती है ऑप्शन नंबर जेट्रोफा से, ऑप्शन नंबर बी होगा। और लाल कॉलर श्रमिक की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, ये प्राथमिक क्षेत्र के क्रियाकलापों के संदर्भ में जो संलग्न श्रमिक होते हैं उनसे होता है। जो मजदूर वगैरह होते हैं, दिहाड़ी वगैरह करते हैं, लाल कॉलर श्रमिक उनको कहा जाता है। एक सफेद कार्मिक होता है, जो सफेद यानी जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो यहाँ पे जो लिपि के कार्य करते हैं, उन्हें सफेद कॉलर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 और 92 और 93 का आंसर आपने देख लिया है। डेस्टिनेशन अवार्ड आयोजित किया जाता है तो 7 से 8 अक्टूबर 2018 में, यह काफी इंपॉर्टेंट तिथि है। उत्तराखंड का पहला जो निवेशक डेस्टिनेशन था, यह 7 से 8 अक्टूबर 2018 में किया जाता है। हेनरी रैमजे कुमाऊं का शासक नियुक्त हुआ था, बताइए। और 91 का आंसर भी बताइए। तो महादेवी कन्या पाठशाला की बात करें तो महादेवी भटनागर जी ने की थी। और 92 की बात करें तो यह आपको मिलेगा 1856 में, यहां पर यह सही है, महादेवी पंथ कर दिया है, महादेवी भटनागर, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर यह है, आपने देख लीजिएगा 1902 में 15 सितंबर 1902 को यहां पे स्थापना करते हैं महादेवी भटनागर जी। और हेनरी रैमजे भी ध्यान रख लीजिएगा, हेनरी रैमजे बहुत सारी बार हमने आपको रिवाइज करवाए हैं। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी देहरादून में है, 1 सितंबर 1959 को स्थापना होती है और 1972 में लाल बहादुर जी के नाम पर रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर यह है हेनरी रैमजे के बारे में, यह है हेनरी रैमजे भी हमने आपको बहुत बार रिवाइज करवाया है, एक बार फिर से आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए, यही से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो आपने रिवाइज कर लिया होगा, देख लीजिए जल्दी जल्दी, 5-10 सेकंड का समय है, आपको एक हल्की सी नजर डालनी है, क्योंकि हमने से कम 10 से 20 बार आपको रिवाइज करवा चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 और 95, 96। देखिए, उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है? तो हरिद्वार है, इसमें कोई भी बात नहीं है। यहां पर आप देखिए विधानसभा सीट की बात करते हैं
तो देखिए 9, 10, 11, 9 आपको उधम सिंह नगर में, 10 आपको देहरादून में, 11 हरिद्वार में सबसे ज्यादा मिलेगी। और हरिद्वार में एससी सीटें सबसे ज्यादा है, ज्वालापुर, भगवानपुर, जबरेड़ा। और यहीं पर बात करें देहरादून की तो वहां पर एक एससी की है, एक एसटी की है, राजपुर और चक्राता। और उधम सिंह नगर की बात करें तो बाजपुर, और यहां पर कौन सा है, नानकमत्ता। तो देखिए दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर बात करें जैसे कुछ और बात करते हैं, यहां पर देखिए 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, तो टिहरी, पौड़ी, यहां पर अल्मोड़ा और नैनीताल, यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। तो अगली बार अगर आपको लगाने के लिए आए तो ध्यान रखिएगा 6, 6, 6, 6 कहां पर है, इस क्रम में यहां पर है टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है नैनीताल। बाकी दोस्तों इनका क्रम देख लीजिए, यहां पे कौन कौन से सीटें रिजर्व हैं। घनसाली की यहां पे टिहरी में मिलेगा, पौड़ी जो सीट है एससी के लिए वो पौड़ी गढ़वा में मिलेगी, सोमेश्वर अल्मोड़ा में मिलेगा, और नैनीताल यहां पर नैनीताल है, नैनीताल में मिलेगा। 2 सीटें आपको मिलेगी छोटे छोटे जो जनपद है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत में। और यहां पर बागेश्वर में एससी के लिए रिजर्व है। थराली की बात करें, प्रोला की बात करें और गंगोली हाट की बात करें, इन्हें भी आप देख लीजिएगा। थराली आपको चमोली में, प्रोला आपको उत्तरकाशी में और गंगोली हाट आपको पिथौरागढ़ में मिलेगी। इन सभी का क्रम यह है। क्वेश्चन नंबर 95 मानव पूंजी में शामिल है। देखिए मानव पूंजी में सभी शामिल है। ऑप्शन नंबर डी। 96 की बात करें, उत्तराखंड में प्राचीन समय की यात्रा पथ पर चट्टी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहां पे ए होगा। और यहां पे 97, 98 क्वेश्चन, गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप, तराजू द्वीप। तो देखिए दोस्तों यहां पर ये न्याय व्यवस्था से है। और महिलाओं को पंचायती राज आरक्षण की बात करें 50%, ये 2008 में दिया गया था। तो अगर आप यहां पे देखना चाहते हैं इन्हें देख लीजिए। गोरखाकालीन न्याय प्रणाली है, अजय रावत की बुक, जब हमने आपको गोरखा शासन करवाया था वहां पर इसको डिस्कस करवाया था। तो यहां पर ये बातें दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 और शो RSA समित क्रिप्टो प्रणाली, असमित ब्लॉक क्रिप्टो प्रणाली, डिजिटल सिग्नेचर। ये काफी डीप लेवल वाला प्रश्न था दोस्तों। और इसके आंसर 2 हैं। एक आपको मिलेगा असमित यानी असिमेट्रिक, और यहीं पर बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर, ऑप्शन नंबर डी। रवि कुणाल हॉकी व वॉलीबॉल अच्छा खेलते हैं, ये आपको सोल्व करना है। देखिए दोस्तों आप सबसे पहले तो इसे सोल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि खेल को आप लिख लीजिए। देखिए यहां पर लिख लिया हॉकी, ठीक है। हॉकी के बाद आप देखो यहां पर है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल के बाद यहां पर क्या है, एक है यहां पर क्रिकेट, और क्रिकेट के बाद आपको यहां पे और क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक है फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको ये 4 खेल दिखाई दे रहे हैं। और आपको यहां पे बोला है कि रवि और कुणाल हॉकी व वॉलीबॉल में है। ये रवि हो गया, ये कुणाल हो गया। तो रवि किस में है, हॉकी व वॉलीबॉल में है। तो रवि हॉकी में है और वॉलीबॉल में है। तो यहां पे वॉलीबॉल यानी दूसरा ही हो गया। कुणाल भी हॉकी या वॉलीबॉल में है। इसके बाद यहां पे बोला है कि कुणाल क्रिकेट व वॉलीबॉल में अच्छा है। कुणाल क्रिकेट में भी अच्छा, देखिए कुणाल क्रिकेट में भी अच्छा है और वॉलीबॉल में भी अच्छा है। सचिन फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छा है, फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छा। सचिन की बात करते हैं, सचिन है फुटबॉल में और बेसबॉल में। यहां पर बेसबॉल नहीं है तो बेसबॉल आगे कर लेते हैं। तो बेसबॉल में सचिन ये अच्छा है। तो देखिए दोस्तों अब आपको पूछा है कि कौन सा खिलाड़ी हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छा है। तो हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल। तो यहां पर कौन सा है, कुणाल है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये था राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों यहां पर ये था। और आज के लेक्चर में इतना ही है। मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। कल आपको अगला पेपर भी आपको सोल्व करवाएंगे। तो यहां पर दोस्तों इतना ही है। मिलता है आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।